स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल का 9वां अध्याय, जो कि है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। और ये इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम आपके सामने है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर के पार्ट 2 का, वो है तापमान। तो तापमान में हम ये जानेंगे, सबको आप सबको वैसे पता ही होगा तापमान क्या होता है, टेम्परेचर। तो हमें इसमें ये जानना है कि तापमान को वितरण, जो हमारा तापमान का वितरण है, उसको नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से, मतलब अगर कहीं पर तापमान अलग अलग होता है या कैसा भी होता है, उसके क्या क्या कारक है। ठीक है, तो तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में हम इसमें मेनली पढ़ने वाले हैं। तो पहला कारक जो होता है वो अक्षांश होता है। ये शायद आपने ये सब चीज़ें 9th क्लास में भी पढ़ी हो, पर आपको ये यहाँ पर दोबारा पढ़ाया जा रहा है कि पहला जो कारक होता है तापमान को नियंत्रित करने वाला, वो होता है अक्षांश। क्योंकि किसी भी स्थान का तापमान जो है उस स्थान के मतलब अक्षांश पर निर्भर करता है और सूर्य तप पर निर्भर करता है कि सूर्य तप कितना उसको मिलता है। और आपको पता है अक्षांश के हिसाब से हर क्षेत्र को अलग अलग सूर्य तप मिलता है। पृथ्वी जो है हमारी गोल है, और सूर्य की किरणें जो हैं, जब आती हैं सूर्य की किरणें, तो वो हर जगह एक समान नहीं आती है, अलग अलग आती हैं। तो जो अक्षांश के हिसाब से जो है तापमान में फर्क दिखाई देता है। तो सूर्य तप की मात्रा जो होती है वो अक्षांश के अनुसार बदलती रहती है। इसीलिए अक्षांश एक सबसे बड़ा कारक होता है तापमान को नियंत्रित करने वाला। अगला कारक जो होता है वो होता है उत्तुंगता, जिसको हम ऊंचाई भी कहते हैं। आपको पता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसके साथ तापमान घटता जाता है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान जो घटता है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं सामान्य ह्रास दर। ठीक है, सामान्य ह्रास दर का मतलब क्या होता है? ऊंचाई के साथ तापमान घटना सामान्य ह्रास दर कहलाता है। तो जब ऊंचाई बढ़ती है, जब आप जितना ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे आपने पहाड़ वगैरह देखे होंगे, जितने आप ऊपर जाते हैं उतनी ठंड बढ़ती जाती है। तो जब जितनी ऊंचाई ऊपर बढ़ती है, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। ठीक है, और सामान्य ह्रास दर जो है वो क्या है कि प्रति 1000 मीटर ऊंचाई पर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है, जब हम प्रति 1000 मीटर, मतलब आप 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। ठीक है, तो ये एक इसका मतलब हिसाब है कि अगर आप 1000 मीटर ऊपर जाओगे तो 6 डिग्री तापमान वहां पर कम होगा, फिर 1000 मीटर और ऊपर जाओगे तो 6 डिग्री और कम हो जाएगा। तो ऊंचाई एक और कारक होता है इंपॉर्टेंट तापमान को नियंत्रित करने वाला। तीसरा कारक जो होता है तापमान को नियंत्रित करने वाला, वो होता है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी का मतलब है, आपको पता है कि अगर बात की जाए स्थल की तुलना में, जो हमारा जमीन का हिस्सा होता है, स्थल का भाग जो होता है, उसकी तुलना में जो समुद्र है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। जो हमारी धरती होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, पर समुद्र को गर्म होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है और ठंडा होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए स्थल जल्दी गर्म और ठंडा, मतलब स्थल जो है इसी की तुलना में देखा जाए तो वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसलिए देखा जाए कि समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। इसका मतलब ये है कि तापमान अगर ज़्यादातर चेंज होता है तो वो कहाँ पर होता है? स्थल के इलाकों में, जो ज़मीनी इलाके हैं, क्योंकि वहाँ पर तापमान जल्दी बदलता है और जल्दी गर्म होता है वो इलाका और जल्दी ठंडा होता है। वहीं समुद्र, उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है, ठंडे होने में भी टाइम लगता है। इसलिए समुद्र के ऊपर तापमान में इतना बदलाव नहीं होता जितना स्थल में होता है। अगला कारक जो है वो है वायु संहति या महासागरीय धाराएं। इसमें क्या होगा कि जो वायु संहति होती है हमारी, ठीक है, जो एयर मासिस होते हैं हमारे, वायु संहति, गर्म वायु संहति, ठीक है, कोषण का मतलब होता है गर्म। कोषण वायु संहति जो होती है हमारी, हवा की संहति, वो जहां जहां पर ये गर्म हवा, आप कह सकते हो कि मतलब गर्म वायु सहती होती है, जिन स्थानों में, वहां का तापमान अधिक रहता है। जहां ठंडी हवा चलती है, ठंडी हवाएं, शीत वायु सहती, आप कह सकते हो एयर मैसिस, शीत वायु सहती, जहां ठंडी वाली हवा चलती है, वहां के स्थानों का तापमान कम रहता है। और इसी तरीके से जो महासागरीय धाराएं होती हैं, जो ठंडी महासागरीय धारा, जो मतलब जिन जिन इलाकों में ठंडी महासागरीय धाराएं बहती हैं, या जो इलाके ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव में आते हैं, वो उनका तापमान थोड़ा कम रहता है। और जहाँ पर गर्म जलधाराओं के आसपास का इलाका होता है, वहाँ का तापमान अधिक रहता है। ठीक है, तो ये चार कारक मैंने आपको बताए जो तापमान को नियंत्रित करते हैं, तापमान के वितरण को नियंत्रित करते हैं। ये आपके पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक है तापमान का व्युत्क्रमण। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि तापमान के व्युत्क्रमण से आप क्या समझते हो, या तापमान का व्युत्क्रमण किसे कहते हैं, या इसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं। तो अब आपको अगर तापमान का व्युत्क्रमण समझ में आ गया तो आपको इसकी परिस्थितियां भी समझ में आ जाएंगी। तो आपको मैंने बताया था कि जब हम ऊंचाई के साथ, जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है, पर
वो जो तापमान घटता है उसके लिए एक शब्द यूज किया था हमने, सामान्य ह्रास दर, मैंने अभी भी आपको बताया था। तो जब हम ऊंचाई के साथ ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता है, पर कई बार क्या होता है, स्थिति बदल जाती है, उलट जाती है बिल्कुल। जब हम ऊंचाई के साथ ऊपर जाते हैं तो कई बार क्या होता है, तापमान घटने की जगह बढ़ने लगता है। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि जब ऊंचाई के साथ तापमान घटने की जगह बढ़ने लगे, उसको हम कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। ठीक है, काफी सिंपल था कि जब ऊंचाई के साथ तापमान घटने की जगह बढ़ने लगे तो वो तापमान का व्युत्क्रमण कहलाता है। अब इसके लिए क्या क्या चीजें हैं जब ये ऐसा होता है। पहला है लंबी रातें। ऐसा क्यों है? पृथ्वी दिन के समय ताप ग्रहण करती है, आपको पता है सूरज रहता है दिन भर और पृथ्वी ताप ग्रहण करती है, और रात को पृथ्वी ताप छोड़ती है। ठीक है, तो रात्रि के समय ताप छोड़ने से पृथ्वी ठंडी हो जाती है और पृथ्वी के आसपास की वायु भी ठंडी हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि मतलब जो ऊपर की वायु होती है वो अपेक्षाकृत गर्म हो जाती है, क्योंकि ताप छोड़ा जाता है। जब लंबी रात रहेगी तो वो तापमान जो है वो वायुमंडल में कहीं ना कहीं ऊपर जाता है जब पृथ्वी ताप छोड़ती है, तो ऊंचाई के साथ कई बार तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। दूसरा कारक जो है, यहाँ दूसरी परिस्थिति है, उसे हम कहते हैं स्वच्छ आकाश, आसमान का एकदम साफ होना। जब भौमिक विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंडे होने के लिए स्वच्छ और मेघ रहित आकाश का होना अति आवश्यक है। ठीक है, कि मतलब भौमिक विकिरण द्वारा पृथ्वी के ठंडे होने के लिए, अगर पृथ्वी को ठंडा होना है तो उसके लिए क्या लिखा है कि मेघ रहित आकाश, बादलों के बिना जो आसमान होता है वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेघ जो होते हैं वो विकिरण में बाधा डालते हैं, बादल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बीच में रुकावट बनते हैं जब किरणों का विकिरण होता है, जब किरणें आती हैं या जाती हैं। तो पृथ्वी एवं उसके साथ लगने वाली वायु को ठंडा होने से रोकता है। ठीक है, अगर वो उसमें बाधा आती है तो इसलिए क्या होता है कि ठंडा होने से रोकेगा तो तापमान बढ़ने लगेगा। तीसरा जो कारक है, ये तीसरी परिस्थिति है, वो है शांत वायु। इसका मतलब है वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्रों के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। मतलब जब वायु हवाएं चलती हैं तो आसपास के क्षेत्रों में एनर्जी का आदान प्रदान होता है या गर्मी का आदान प्रदान होता है, जिससे नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाती और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप समझ गए कि शांत वायु भी एक और परिस्थिति है कि जब हवाएं चलती हैं तो वो क्या करती हैं, आसपास के क्षेत्रों में जो है गर्मी का और आप कह सकते हो एनर्जी का आदान प्रदान होता है। जब एनर्जी का आदान प्रदान होता है तो इससे क्या होता है, नीचे की वायु ठंडी नहीं हो पाती क्योंकि एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा होता है, और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता। चौथा है शुष्क वायु। शुष्क वायु में आप कह सकते हो कि शुष्क वायु में ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। जो एक हमारी जो शुष्क वायु होती है, ठीक है, गर्म वायु भी आप कह सकते हो इसे, और इसमें क्या होता है कि एनर्जी को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। क्योंकि ये क्या है कि तापमान की ह्रास दर में कोई परिवर्तन नहीं होता अगर ऐसा होता है, परंतु शुष्क वायु जो है वो भौमिक विकिरण को शोषित नहीं कर सकती, अतः ठंडी होकर तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति को ये पैदा करती है, शुष्क वायु जो हमारी होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए समझना। पांचवा है हिमाच्छादन। हिमाच्छादन का मतलब क्या होता है, जो हिम है, जो बर्फ है, वो सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देती है। ये आप अगले डायग्राम में भी देखोगे। जो बर्फ होती है, बर्फ, अगर बर्फ के ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो पड़ते ही, मान लो ये पहाड़ है जो नीचे की लाइन मैंने खींची, ऊपर से अगर सूर्य की किरणें पड़ी तो वो इस पे लगते संग ही, लगने के बाद ही वापिस परावर्तित हो जाती हैं, वापिस अंतरिक्ष की तरफ चली जाती हैं। जब ऐसा होता है तो जिससे वायु की निचली परत ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रमण होता है। ठीक है, और ये क्षेत्रों में साल भर व्युत्क्रमण ऐसा होता रहता है। ठीक है, जहां पर हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं, हिमाच्छादित का मतलब बर्फ से ढके हुए इलाके, तो जो बर्फ के ढके हुए इलाके होते हैं वहां पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो पड़ते के बाद ही वो वापस परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं। इससे क्या होता है, वायु की निचली परत ठंडी रह जाती है और तापमान का व्युत्क्रमण होने लगता है। ठीक है, तो ये 5 चीजें थी जो मैंने आपको बताई, आपको याद रखना है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तापमान के व्युत्क्रमण के लिए परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं, और एक तापमान का व्युत्क्रमण हम किसे कहते हैं। अगला सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक जो इस चैप्टर में मैं समझता हूँ, जो बहुतों को कंफ्यूजन होती है, वो है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो जरूर आपके समझ में आएगा। हमारा जो सूर्य है, आप देख सकते हैं, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, सूर्य तप आता है हमारे स्थल पर, हमारे पृथ्वी पर सूर्य तप आता है और वो पार्थिव विकिरण के रूप में वापस जाता है। ये मैंने आपको पहले भी, मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया है। तो डायग्राम आप देख पा रहे हो, मैंने बहुत मेहनत से आपको समझाने का प्रयास किया है, जरूर समझ में आएगा। तो सूरज से सूर्य तप आता है, सूर्य की किरणें आती हैं और पार्थिव विकिरण के रूप में जाती हैं। अब इसके वापस जाने से वायुमंडल गर्म होता है, क्योंकि हमारा वायुमंडल जो होता है हमारा ऊपर का, जब ये किरणें सूर्य तप से आती हैं और वापस पार्थिव विकिरण होती है
तो मैंने आपको पार्थिव विकिरण भी बताया है क्या होता है। पार्थिव विकिरण होने के बाद क्या होता है, वायुमंडल हमारा गर्म होता है। पृथ्वी का तापमान जो है वो नियमित मतलब एक नॉर्मल जो तापमान है पृथ्वी का बना रहता है। अगर मान लो ये किरणें आए सूर्य से, अगर ये वापस ना जाएं, ये सारी किरणें यहीं पर रहें, तो मनुष्य जी नहीं पाएगा। ऐसे तो इतनी गर्मी हो जाएगी अगर ये किरणें वापस ना जाएं। तो ये किरणें सूर्य की आती हैं और वापस भी चली जाती हैं रिफ्लेक्ट होकर। अगर ये रिफ्लेक्शन ना हो तो मनुष्य का रहना संभव नहीं है, मनुष्य गर्मी से ही मर जाएगा। तो ऊष्मा को इस्तेमाल करने के बाद जब मान लो पृथ्वी को एनर्जी मिली सूर्य से, एनर्जी पृथ्वी को मिली, पृथ्वी ने उतनी यूज करी जितनी उसको करनी है, बाकी पृथ्वी उसको क्या करती है, अंतरिक्ष में वापस भेज देती है। ठीक है, पार्थिव विकिरण और ये रिफ्लेक्शन होता है, इससे वो सारी एनर्जी वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। इससे क्या होता है, एक संतुलन बना रहता है उसका टेम्परेचर का। अगर ऐसा ना होता होता तो क्या होता कि जो तापमान आता ऊपर से, जो ताप आता मतलब सॉरी जो ताप एनर्जी जो सूर्य की आती वो पृथ्वी पर ही रह जाती और वो पृथ्वी पर गर्मी करती। ठीक है, तो पर ऐसा नहीं होता, पृथ्वी अपना काम करके और उसको रिफ्लेक्ट कर देती है वापस अंतरिक्ष में। इससे पृथ्वी का तापमान नियमित बना रहता है और 15 डिग्री सेल्सियस है, जो 15 डिग्री सेल्सियस औसत एवरेज जो टेम्परेचर है पृथ्वी का औसत तापमान वो है 15 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें 1 डिग्री भी बढ़ जाए ये तापमान तो पूरी जो मतलब बहुत ज़्यादा ये नुकसानदायक हो सकता है। ग्लेशियर जो है वो पिघलने और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, और मतलब बहुत सारा नुकसान हो सकता है अगर 1 डिग्री से भी तापमान बढ़ जाए पृथ्वी का। तो ये पृथ्वी के लिए आपको मतलब समझना जरूरी है कि सूर्य तप आता है तो वो वापस चला जाता है पार्थिव विकिरण के रूप में। पृथ्वी अपना यूज करती है जितना एनर्जी को उसको यूज करना है। अब सूर्य तप का जो वितरण है आपको पहले मैं लिखित में समझाऊंगा, इसके बाद आपको मैं समझाऊंगा डायग्राम के रूप में। तो जो आपको पेपर में लिखना है वो ऐसे लिखना है कि हमें मान लो सूरज है, या मैं सीधा आपको ये ना समझाते हुए सीधा यही चीज आपको मैं सेम टू सेम डायग्राम में समझाता हूँ। तो आप देखिए, सूर्य है, सूर्य से हमें मान सूरज ने 100% एनर्जी मतलब पृथ्वी के लिए भेजी। 100%, 100 इकाई जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, 100 इकाई या 100 यूनिट उसने भेजी। जब ये किरणें ऊपर से आएंगी, एनर्जी आएगी 100 यूनिट, 100 यूनिट में से जब ये एंटर करती हैं आना, तो जो वायुमंडल की ऊपरी परत है ये इसको रोकेगी और इसको मतलब 6% की मांग करेगी, बोलेगी 6% मुझे दो और उसके बाद आप आगे जा सकते हो। तो ये जो किरणें होती हैं इसमें से 6% कहाँ चली जाती है, वायुमंडल की ऊपरी परत में, और वायुमंडल की ऊपरी परत जो है इसको वापस भेज देती है अंतरिक्ष में। मतलब ये भी इसके कोई काम की नहीं है, इसके पास आई 6% और ये चली गई वापस ऊपर। फिर बाकी की जो बचती है जब नीचे आने लगती है तो फिर बादल रोक लेते हैं। बादल जो है, बादल कहते हैं 27% हमें दे दो। ठीक है, ये आपको सिंपल से तरीके से मैं समझा रहा हूँ। 100% जो है, जो हमारा सूर्य तप आता है उसमें से कैसे कैसे वो मतलब पृथ्वी तक आते आते वो कितना बचता है। आपको ऐसा लगता होगा कि सूर्य की किरणें 100% नीचे आती हैं धरती पे, ऐसा नहीं होता, वो बीच में ही आधे से ज्यादा तो वो खत्म हो जाती हैं। तो 27% जो है वो क्या होता है कि बादल। ठीक है, तो ये 27% बादल ले लेते हैं और ये बादल 27% में आपको पता है बादलों के अंदर छोटे छोटे हिमखंड होते हैं, मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। वो बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े हमारे होते हैं वो आपको मैंने बताया था कि बर्फ पर जो है सूर्य की किरणें नहीं अवशोषित होती, वो बर्फ उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो ये 27% जो आया यहाँ पर सूर्य तप, वो छोटे छोटे हिमखंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, 27% जो बादल लेता है वो 27% बादल वापस अंतरिक्ष में छोड़ देता है। मतलब बादल के भी किसी काम का नहीं रहा और 27%। अब उसके बाद क्या होता है कि जो 14% और जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब पृथ्वी तक आने से पहले ही वायुमंडल भी बीच में पड़ता है बादलों के बाद। वायुमंडल कहता है 14% आप मुझे दे दीजिए। तो ये 14% जो है ये वायुमंडल के पास रहता है, पर ये वापस नहीं जाता, ये वायुमंडल अपने में स्टोर कर लेता है। ये एनर्जी जो है 14% ये वायुमंडल अपने पास स्टोर कर लेता है। फिर बाकी की जो एनर्जी होती है जब वो आना शुरू होती है, जब वो नीचे तक वो मतलब पृथ्वी को अभी पहुंची ही नहीं उससे पहले आप देखो 6% तो वायुमंडल की ऊपरी परत ले गई, 27% बादल ले गए, अब 14% की डिमांड वायुमंडल ने कर दी। अब फिर जब ये आना आगे स्टार्ट होती है तो पर्वत जो होते हैं हमारे, अभी भी हमारी सतह तक नहीं पहुंची ये पूरी किरणें। पर्वतों ने बोला कि भाई 2% अब हमें दे दो। ठीक है, पर्वतों के ऊपर आपको पता है बर्फ होती है, वो बर्फ जो है वो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है सूर्य तप को। तो पर्वतों ने लिया सूर्य तप 2%, और वो 2% लगते के बाद ही वो वापस चला गया रिफ्लेक्ट होके
अंतरिक्ष में वापस। तो अब बचा 51% और यही 51% पृथ्वी के लिए बचता है इस पूरे 100% में से। ये 51% फिर आता है हमारी सतह पर और पृथ्वी इसका फिर इस्तेमाल करती है और ये जो है यही पृथ्वी के हिस्से में आ पाता है। और इससे पहले जितनी चीजें होती है मैंने आपको बताई, 100% हमारे पास एनर्जी होती है, 6% वायुमंडल की ऊपरी परत ले जाती है, 27% बादल ले जाते हैं, 14% वायुमंडल ले जाता है और 2% पर्वत ले जाते हैं पृथ्वी पर आने से पहले ही, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, और पृथ्वी को मिलता है सिर्फ 51%। तो टोटल अब आपको ये चीज भी देखनी है कि कितनों ने स्टोर किया उसको, कितनों ने वापस भेज दिया। तो वायुमंडल की ऊपरी परत ने लिया था पर वापस भेज दिया अंतरिक्ष में उसी टाइम, बादलों ने भी वापस भेज दिया, ये माइनस लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई किरणें। और पर्वतों ने 2% लिया था वो भी वापस चला गया। तो ये कितना हो गया टोटल आपका 35% हो गया। ठीक है, 35 जो परसेंट एनर्जी थी वो रिफ्लेक्ट हो गई और 51% जो थी वो स्टोर हुई है पृथ्वी के पास और 14% वायुमंडल के पास में। तो ये एक ऊष्मा बजट आप समझ सकते हो पृथ्वी का, किस तरीके से 100% एनर्जी चलती है सूरज के वहां से और पृथ्वी तक आते 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 पृथ्वी को सिर्फ 51% ही मिल पाता है और उससे पहले का जितना होता है वो सब आपने देखा। अब आगे क्या होता है, मेन चीज यही थी आपको समझ में अगर आ गई है तो अब आप इसको भी समझ जाओगे जो मैं अभी आपको कह रहा था, ये कि 16% मतलब धूल कण वगैरह और ये सब, ये थोड़ा और डिटेल में लिखा हुआ है कि बादलों में हवाओं में ये धूल कण वगैरह ले लेते हैं, 3% बादल ले लेते हैं, 6% वायु ले लेती है। यही सब चीजें जो मैंने आपको अभी उसमें समझाई ये इसी का लिखित रूप है। तो अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आप सिंपली डायग्राम को ही आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो और कोई आपको नंबर आपके उल्टा एक्स्ट्रा ही मिलेंगे अगर आप डायग्राम अच्छे से बना देते हो। तो ये बजट था। अब कुछ चीजें और होती हैं। अब ये 51% वाली जो चीज है ये पृथ्वी ने जो ली ये भी किसी तरीके से वापस भेजती होगी। जब दिन में ये आया तो क्या होता है, रात भी होती है पृथ्वी में, जब रात होगी तो ये कुछ ना कुछ इसका परसेंट वापस ऊपर चला जाता है अंतरिक्ष में, ये जो एनर्जी अब बची हुई है। कैसे, 17% जो है, ठीक है, 17% जो है वो फिर वापस चला जाता है ऊपर, 6% हमारा जो है फिर वो स्टोर रह जाता है। बात की जाए इसके बाद संवहन और प्रक्षोभ, ये संवहन आपको पढ़ाया है मैंने। संवहन जब होता है तो इसके द्वारा क्या है, वापस से 9% सूर्य तप हमारे पास रह जाता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और मतलब जब उसके बाद देखा जाए संगणन क्या करता है कि 19% संगणन के द्वारा ये यूज हो जाता है और संगणन इसको स्टोर कर लेता है प्लस में अगर लिखा हुआ है। तो ये दीर्घ तरंगों का पार्थिव मतलब पृथ्वी जब वापस उनको भेजती है, 51% का यूज पृथ्वी कैसे करती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, वो 51% कैसे फिर वो वापस भेजती है। तो आपको एक चीज समझाऊं कि बहुत सारे जगह ऐसी हैं पृथ्वी पर जहां पर ज्यादा धूल मिट्टी नहीं होती, ना ज्यादा वहां पर गर्मी होती है, वहां पर बर्फ पाई जाती है, वो इलाके हैं हमारे ध्रुवीय इलाके। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो इलाका है वहां बर्फ पाई जाती है और बर्फ पर आपको पता है जो ये विकिरण होती है ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो 17% जो है आप समझ लो ये 17% वहीं का है जो ऐसे इलाके हैं पृथ्वी के जहां पर क्या है कि बर्फ पाई जाती है, या रेगिस्तानी इलाके हैं जहां रात में बिल्कुल शांत एकदम चीज, ठीक है, शांत होता है जहां एकदम। तो पृथ्वी के कुछ ऐसे इलाके हैं जो मतलब जैसे रेगिस्तानी इलाके, दिन में तो चाहे वहां धूल मिट्टी हो थोड़ी पर रात के समय शांत वायु होती है और रात के समय क्या होता है ये वापस से विकिरण वो कर देते हैं और मतलब जो ये विकिरण को वापस से वो परावर्तित कर देते हैं। वहीं पर जो कुछ मैंने आपको इलाके बताए ध्रुवीय इलाके थे वो भी वापस भेज देते हैं। तो यही था। ठीक है, 17% ये कौन भेजता है, जो ध्रुवीय इलाके हैं और ऐसे इलाके। फिर संवहन से भी 9% क्या होता है कि मतलब स्टोर हो जाता है। और बात की जाए ये संगणन द्वारा, जब संगणन की प्रक्रिया भी 19% जो है या 19 इकाई ले लेती है। तो ये आपका ऊष्मा बजट था। मेन जो है इसमें वो ये वाला है। ये डायग्राम समझ गए तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है और ये डायग्राम समझना ही सबसे मुश्किल होता है। तो मैंने ये चैप्टर आपको यहाँ पर समाप्त करवा दिया है, जल्दी ही आगे के चैप्टर हम करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कोई डाउट हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।